हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया और आज हम लोग सिटीजनशिप को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पहले मैं बता दूं हम लोग कर क्या रहे थे। हम लोग घटना चक्र जो है हमारी, जिसमें पीवाईक्यूज आपके कवर किए जाते हैं, सारे के सारे जितने भी आपके ऑलमोस्ट स्टेट पीएससीज होते हैं। आपका राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके स्टेट पीएससीज होते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे यूपीएससी, इसका भी आपका जो पीवाईक्यूज को कवर किया जाता है उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जो आपके किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यूपी पीसीएस 2024 के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारो यारो के लिए भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पॉलिटी में हम लोग आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आई थिंक लास्ट देख चुके थे। आज हम लोग सिटीजनशिप करने वाले हैं। तो जितना आपका बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिटीजनशिप बेसिकली बात करते हैं तो प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंगल सिटीजनशिप, यानी इंडिया क्या करता है, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा नहीं कि स्टेट किसी अलग स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी अलग सिटीजनशिप होगी, जैसे आपको यूएस में देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर जितने अलग अलग स्टेट्स होंगे 50, उन सब की अलग सिटीजनशिप होती है। और एज ए यूएस अगर आप देखेंगे होल कंट्री, तो यहाँ पर ही आपको अलग सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। इंडिया में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, सिर्फ सिंगल होती है। कौन से पार्ट में आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको सिटीजनशिप देखने को मिल जाएगी। दूसरा, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर मान लीजिए इंडिया ने कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट की है इंडियन कंट्री में, तब क्या करेंगे, आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ये आपका एक्ट 1955 का कहता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके और भी तरीके होते हैं जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ है ना, जिसके माता पिता बेसिकली इंडियंस होते हैं, बाय बर्थ उसको मिल जाएगी। डिसेंट के द्वारा, ठीक है, बाय एंसेस्टर्स, देन रजिस्ट्रेशन के द्वारा। फिर नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइज सिटीजन्स कैन ऑल्सो बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। ये मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और जो नेचुरलाइज सिटीजन होता है उसको डिप्राइव भी किया जा सकता है आपकी सिटीजनशिप से। तो ये आपको कुछ मेथड्स देखने को मिलते हैं। देन देखते हैं ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसको हम लोग ओसीआई बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर में आता है। क्या इसमें कहा जाता है, कोई माइनर चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, उसको मिल सकती है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और फॉरेन ओरिजिन की उसकी स्पाउस है उसको, या फीमेल भी है तो मेल। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था उस टाइम पे अगर आप देखेंगे जिसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे, बट उसके जो पेरेंट्स अगर आप देख सकते हैं तो वो क्या है, दूसरी कंट्री के सिटीजन है, उसको भी मिल सकता है। तो ये दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू ओसीआई कार्ड होल्डर्स आपने सुने होंगे, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। देन नेक्स्ट आपका देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज हर सिटीजनशिप। कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है कि आप भारत की नागरिकता खो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले रिनाउंस करना, या कोई खुद से त्याग देता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ। वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, खुद की मर्जी से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को, नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तभी भी आपकी जो इंडिया की नागरिकता है वो खत्म हो जाती है, यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1955 में 3 तरीके बताए गए थे। एक रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, ठीक है। रिनंसिएट आपने खुद से त्याग दिया, टर्मिनेट यानी जब आप दूसरी कंट्री की ले लेंगे तब टर्मिनेट कर जाएगा, डेप्रिवेशन यानी हो सकता है आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको यहाँ की नागरिकता से सरकार वंचित कर दे रही है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स आपकी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। देन आर्टिकल 371A से लेकर 371I तक क्या है, ये इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, ठीक। क्या करने के लिए, तो बेसिकली एक तरीके से इम्पाइप जो भी आपकी रीजनल डिमांड्स होती है, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, इनकी जो भी आपको एक तरीके से रीजनल डिमांड्स दिख रही थी उनको फुलफिल करने के लिए आपका ये आर्टिकल्स इंसर्ट किया गया था। ये एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। सिटीजनशिप पॉलिसी में दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे आपकी ट्राइब्स थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटी थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। तो इसीलिए इसको लिया गया ना। आप देख सकते हैं कि आपके अलग अलग जैसे आर्टिकल्स होते हैं उसमें अलग अलग आपको ए हो गया, एच हो गया, तो अलग अलग आपके स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में है। ऑलरेडी आई थिंक एक बार हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी फिर से कर लेंगे। फिर आते हैं, ये हम देख चुके हैं, यूएस में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, इंडिया में सिंगल। मैंने अभी आपको बताया था यूएस में डुअल है, इंडिया में सिंगल। फिर पार्लियामेंट पे आते हैं, आर्टिकल 11 क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स पार्लियामेंट शॉल हैव पावर टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ कंपिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी पार्लियामेंट, आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, क्या डिक्लेयर करता है कि उनके पास पावर है किसी भी राइट ऑफ सिटीजनशिप को बेसिकली डिफाइन करने के लिए, यानी लॉ के द्वारा वो रेगुलेट कर सकते हैं किसको देना नहीं देना, क्या लॉ होना चाहिए, वो रेगुलेट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। दूसरा, ये इसलिए भी कंपिटेंट है टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, आपकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भारत की
की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ये कंडीशंस क्या क्या शर्तें होंगी वो भी कौन बता सकता है? आपका पार्लियामेंट इसको सेट कर सकता है। सो ये पार्लियामेंट की 2 इंपॉर्टेंट पावर्स है आपके सिटीजनशिप नागरिकता को लेकर, उसको पता होना चाहिए। फिर सेक्शन 5(1)(a) में आते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन को इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, एंड मस्ट बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर, पिछले 7 साल से लगभग वो सामान्यतः कहाँ पर रह रहा हो? भारत में रह रहा हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। दूसरा देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 से आया था, पास किया था पार्लियामेंट में। ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ? 11 दिसंबर 2019 एंड राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 एंड लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 में। तो ये आपको कभी कभार डेट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक बस ओवरव्यू ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत नियर बाय डेट्स नहीं देंगे। नाउ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज की बात करते हैं, जो कहाँ से आते हैं बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 3, 2014, यानी अगर 3 दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं, इसके पहले या इस दिन तक जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज यहां से यहां तक आई होंगी इंडिया में, उनको नागरिकता देने की बात करता है आपका ये सिटीजनशिप। ठीक है, तो कंट्रीज के नाम ध्यान रखिए, किसकी बात हो रही है? नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी मुस्लिम कम्युनिटीज को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी हुआ था। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ इंडिया। लेट मी सी ना, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो गया हो, आई थिंक इसमें ही डाल देते हैं हम लोग ना। लेट मी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, हम लोग इसमें ही कवर कर लेते हैं। ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कुछ है ना मेकिंग से, एंड कौन कौन से पर्टिकुलर लीडर्स हैं जिनको कौन सा डिपार्टमेंट क्या दिया गया था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा होगा ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट, कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स का, कि भारत में जितने भी राज्य है सबका एक यूनियन रहेगा। ठीक है, वो बेसिकली कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय जो बेसिकली राजनीतिक सिस्टम है वो, उसमें किस चीज को सुप्रीम रखा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया है। देन नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि आपके पार्लियामेंट में कोई लॉ बना दिया, वो लॉ संविधान के अकॉर्डिंग बेसिकली सही नहीं है, या संविधान की किसी शर्तों को बेसिकली वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उस लॉ को रिव्यू कर सकती है, फिर से देख सकती है कि ये लॉ अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के साथ में बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पावर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ली गई है। फिर आपका स्टेटमेंट दिया था, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो इंडिया में लिमिटेड है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सब बोरोड आइटम्स। नाउ अब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडिया में वो लिमिटेड है। ठीक है, ये तो सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड किया गया है, ये भी सही है। बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये किसी भी तरीके से ये नहीं बताता है कि हमने दूसरों से लिए इसलिए हमने पावर लिमिटेड रखी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं, बट इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। देन नेक्स्ट आते हैं, फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो फेडरल सिस्टम हमने देखा हुआ है, ठीक है, आपका सेंटर है, आपका स्टेट्स है। ठीक है, सेंटर के पास अपनी अलग पावर है, स्टेट्स के पास अलग पावर, लेकिन फिर भी सेंटर आपका सुप्रीम हो जाता है, बेसिकली ओवर पावर कर जाता है स्टेट्स के ऊपर। ये सारा सिस्टम हमने बेसिकली कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। तो फेडरल सिस्टम ध्यान रखिएगा कनाडा से है। फिर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश से अलग है। क्यों? इंडिया हैज सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक, ये आपको सिर्फ इंडिया एंड यूएसए में मिलता है, ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। यानी इंडिया में अगर कोई लॉ आपने बनाया है वो आपके संवैधानिक शर्तों का, संवैधानिक बेसिकली नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? जुडिशरी उस लॉ को बेसिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकता है, बट ये सिस्टम आपका ब्रिटिश में नहीं है। तो ये दोनों आपको इंडियन यूएसए में देखने को मिल जाएगा। कहाँ से हमने लिया है मुझे बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। कौन सा ऐसा है बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिया और अमेरिका दोनों में कॉमन है? ठीक है, बट ऐसा ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्टेट अपने आप में एक तरीके से ऑटोनॉमस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक, उनको बेसिकली सिसीड करने का भी अधिकार है, बट यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। तो कौन सा कॉमन है? तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट है जो क्या करता है? संविधान को इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। ये दोनों में कॉमन चीजें हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए। यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ट्रू स्टेटमेंट पूछे जगह थे भैया। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो आर्टिकल 1 है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलाता है। सारे के सारे स्टेट्स ने क्या किया है?
एक तरीके का यूनियन बनाया है, और उसके बाद आपका इंडिया बन गया है। फिर हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑस्ट्रेलिया। जो कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान है, यानी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे आपका सेंट्रल लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे आपका स्टेट लॉ बनाता है, बचे हुए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे क्या कर सकते हैं, आपके स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, 7th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में है। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे इसमें आइटम्स कम थे, अब इसमें आइटम्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मैंने अपडेट यहाँ भी नहीं किया है। ठीक, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल ऐड इन द नेक्स्ट वीडियो। देन डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को किस आधार पे कानून बनाना है, किस आधार पे काम करना है, वो चीजें हमने आयरलैंड से ली है। पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 से 51, बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है, और इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट का अगर आपको बेसिकली अगर आप देख रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं होता, तो दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएस, यानी राज्यसभा की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ अब स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन्फ्लुएंस बाय आयरिश पब्लिक। यानी हमने क्या देखा था कि जो आपके राज्यसभा में पीपल आएंगे, आपको पता है ना, नॉमिनेट होते हैं, उसमें स्पेशल फील्ड के लोग भी आते हैं, जैसे आपके आर्ट के फील्ड से आते हैं, कोई मूवी से उठा लिया जाता है, ठीक है, कोई साइंस की फील्ड से किसी साइंटिस्ट को ले लिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये क्या दिखाता है कि हमें टैलेंट को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को भी अपने क्या करना है, अपना जो पार्लियामेंट है वहां पर शोकास करना है। और ये चीज हमने कहां से ली है, आयरिश रिपब्लिक से ली है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। देन आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए, यूएस बिल ऑफ राइट्स पे। ठीक है, पार्लियामेंट जो आपका सिस्टम है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये आपको दिखा रहा है कि हमने कौन कौन सी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी कंट्री से ली है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा, एंड आपके लिए 1 मार्क तो पक्का हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं, जर्मनी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अभी हमने देखा आयरिश से हमने क्या लिया था, और कॉन्सेप्ट ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा है। देन कैबिनेट गवर्नमेंट आपका ब्रिटिश से लिया गया है। यूनियन स्टेट का जो रिलेशन है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंग्लैंड। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जापान। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर अगर आप देखेंगे कनाडा से लिया गया है। ठीक है, देन कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, यानी जो आपका जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से। देन नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कहां से लिया गया है, यूएसए। कॉन्करेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर डीपीएसपी आयरलैंड, फिर से इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेट पावर टू यूनियन, कनाडा। नाउ ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है, ताकि एक बार आप यहां पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको रिवाइज हो रहा है कि ठीक है, चीजें आपकी क्या हो रही हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और ज्यादा पावर किसके पास है, यूनियन के पास। ये कहां से लिया है हमने, कनाडा से। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, रशिया, यानी जो पहले आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन था वहां से लिया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं 1976, तो ये आपका कहां से आया गया है, बेसिकली देखिएगा, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिए, रशियन से लिए है। कब, अगर आप देखेंगे तो इसको रिकमेंड किसने किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं हमने ऐड किया है। इसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने एट अ गो ऐड की थी, या बाद में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कोई और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, तो ये मुझे बताइएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम लॉन्गेस्ट वन, करेक्ट है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा बन चुका है। दूसरा, चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फॉर मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये भी सही है आपका। क्या सही है कि हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है, लेकिन क्या ये रीजन है कि फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है तो इसलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत सारे रीजंस डिस्कस किए थे कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। इंडिया का ज्योग्राफिकल बेसिकली जो इतना रीजन है इतना बड़ा, वो भी इसका एक फैक्टर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। देन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, आपका ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29-30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 32 में आता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास आपकी पावर होती है रिट जुरिडिक्शन की। नाउ ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच कंट्री, अमेरिका। यानी जो लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिख के रखेंगे, वो कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ है, तो अमेरिका से। पोर्टफोलियो की बात करते हैं, यानी पहला जो कैबिनेट था इंडिया का 1947 में, जिसको हम इंटरिम कहते हैं, उसमें कौन सा इंटरिम गवर्नमेंट 1946, उसमें कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास था। फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में था। प्रसाद फूड याद रखिएगा, ठीक है, शायद ध्यान आ जाए। लेबर जगजीवन राम आप बात कर सकते हैं, ठीक है। डिफेंस की बात करते हैं, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल या तो आपको याद रख सकते हैं, या तो बल ध्यान रखिएगा कि बल हमको चाहिए होता है किस चीज़ के लिए, डिफेंस के लिए। वर्क्स माइंड एंड पावर्स की बात करते हैं सी एच भाभा, ठीक है। वर्क्स माइंड्स थोड़ा ध्यान रखिए, पावर एटॉमिक पावर ध्यान रखिए सी एच भाभा, ठीक है। और इनको बाद में चेंज कर दिया गया था कॉमर्स के तहत कब 1947 में, ठीक है। बाकी रेस्ट आपको क्या देखने को मिल जाएगा सेम, कि किस तरीके से आपका मतलब इसमें मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग आपका इसके बारे में। एंड बाकी हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं अभी, एंड पॉलिटी के बाकी जो आपके बचे हुए पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। टिल कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।